everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. The subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, students should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about the most IMP question, also called multiple choice question, on that session, and that session is the last session for chapter number 3, and it is fresh concrete. So let us begin chapter number 4, hardened concrete. So let us start with the strength of concrete. So the strength of concrete is commonly considered its most valuable property, although in many practical cases or other characteristics such as durability and permeability may in fact be more important. So कोई भी कंक्रीट के लिए कॉमनली जो उसकी स्ट्रेंथ है वह वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की, और कोई अदर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ड्यूरेबिलिटीज़ एज वेल एज परमिएबिलिटीज़ एंड कई सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट स्ट्रेंथ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट. Strength usually gives an overall picture of the quality of concrete because strength is directly related to the structure of the hydrated cement paste. So ये जो स्ट्रेंथ है, कोई भी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी ओवरऑल पिक्चर उसकी क्वालिटी से बनती है. कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी है तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, बिकॉज जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करती है, तो कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट. आपका जो सीमेंट पेस्ट है वो कितना हाइड्रेट हुआ है, कितना कंप्लीट उसमें हाइड्रेशन हुआ है, उसके ऊपर निर्भर रहेगा ये आपका जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का. द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कुड बी डिफाइंड एज अल्टीमेट लोड दैट कॉजेज फेलियर, or A is its resistance to rupture, and its unit are force unit divided by area, and its unit are force unit divided by area in Newton per mm square. So ये जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या रहता है, तो कि अल्टीमेट लोड दैट कॉजेज फेलियर. कोई भी कंक्रीट है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ का ऐसा पॉइंट कि जहाँ से वो कंक्रीट है वो फेल होने लगता है, कंक्रीट की उसको बोलते हैं हम कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और उसका रेजिस्टेंस टू रप्चर, यानी कि टूटने से पहले उसने कितना लोड सहन किया, मैक्सिमम लोड, जो मैक्सिमम पॉइंट है उसका जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट लोड, और उसका जनरली हम बोलते हैं उसको फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, P बाई ए. P यानी कि फोर्स, ए यानी कि एरिया, और उसका यूनिट रहता है न्यूटन पर mm स्क्वायर. So this one is the equipments uses for the practical
a flexural strength as well as compression test. Then strength of concrete. सो उसकी कोई भी कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम कई सारे टेस्ट करते हैं, उसमें से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देन टेंसाइल एंड फ्लेक्सुरल. सो ये सभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलेगी. देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट में कितना क्रीप होता है और श्रिंक होता है. सो ये सभी पे होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. सो देयर आर थ्री एस वर्ड्स like stress, strength and strain. So what is the stress? A weight or load applied to the concrete in Newton. कोई भी कंक्रीट के ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं और कोई वेट उस पर अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस. देन स्ट्रेंथ, द concrete's ability to carry the weight or load इन न्यूटन पर स्क्वायर mm और न्यूटन पर mm स्क्वायर. हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि कंक्रीट है वो कितना लोड और कितना वेट है वो उसके ऊपर कैरी करता है, उसको हम बोलते हैं उसकी स्ट्रेंथ, और उसका यूनिट रहता है न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन स्ट्रेन, हाउ मच द कंक्रीट स्ट्रेचेस और कंप्रेसेस, उसको डिफॉर्म भी बोल सकते हैं, व्हेन कैरिंग ए लोड इन इंचेस पर mm. यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर्स है उसमें दिखाई देता है कि कंक्रीट को स्ट्रेचिस किया जा रहा है. दूसरा है उसमें कंप्रेस किया जा रहा है. तो हाउ मच द कंक्रीट स्ट्रेचिस और कंप्रेसिस व्हेन कैरिंग ए लोड, जब उस पर कंक्रीट पे कोई लोड आता है तो कंक्रीट कितना स्ट्रेच होता है और कितना कंप्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं उसका स्ट्रेन. देन फ्रैक्चर एंड फेलियर. सो कंक्रीट स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू एनी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैन सपोर्ट लोड्स of up to 40 to 60% of ultimate without any apparent sign of distress. यानी कि कोई भी कंक्रीट का जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर जो हम स्ट्रेस लगाते हैं, उसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं, तो उसकी अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है उसका 40 to 60% लोड उसको दिया जाए तो उसकी वजह से उसमें कोई भी डिस्ट्रेस की साइन नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्रैक्स भी नहीं डेवलप होनी चाहिए. मीन्स कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक स्पेसिमेन है वो टेस्टिंग के लिए रखा है. सपोज़ कि हम बोलते हैं कि ये जो स्पेसिमेन है उसकी स्ट्रेंथ है वो 60 मेगापास्कल है. तो उसकी जो 60 स्ट्रेंथ है तो उसकी 40 to 60% उसकी अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है उसके 40 to 60% उस पर लोड दिया जाए, लोड लगाया जाए, तो कंक्रीट का स्पेसिमेन है उसमें कोई भी डिस्ट्रेस नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई भी क्रैक भी नहीं दिखाई देनी चाहिए. बिलो दिस लेवल एनी सस्टेन लोड रिजल्ट्स इन क्रीप स्ट्रेन which is proportional to the applied stress and can be defined in terms of specific creep. So creep strain per unit stress. और as the load is increased above this level, ये जो लेवल है उसके ऊपर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट बट डिस्टिंक्ट नॉइजेस ऑफ इंटरनल डिस्ट्रप्शन कैन बी हर्ड until at about 17 to 90% of ultimate small fissures और crack appears on the surface. अब क्या रहता है तो कि उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसका 70 to 90% उसके ऊपर लोड लगाया जाए तो आपको
जहाँ पे जहाँ पे जो हमने स्पेसिमेन रखा है और जहाँ पे वो इक्विपमेंट में लोड है वो कंटिन्यू अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आपको सॉफ्टली नॉइज सुनाई देगा, क्योंकि आपकी जो स्पेसिमेन की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसका 70 to 90% आप उस पर लोड दे रहे हो, तो उसके इंटरनल पोर्शन पे थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन शुरू होगा, थोड़ा से वो टूटने की आपको आवाज़ सुनाई देगी, और स्मॉल फीजर्स और क्रैक्स अपेयर ऑन द सरफेस, और उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर स्मॉल फीजर्स और स्मॉल क्रैक्स है आपको दिखाई देंगे। एट द अल्टीमेट लोड एंड बियॉन्ड, आप जो स्पेसिमेन है उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है कि भाई मैं है वो सपोज कि कोई भी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज के कोई पर्सन है और 20 किलोग्राम लोड है वो इजीली उठा सकता है, और वही उसका मैक्सिमम लोड कैरी करने का उसकी मैक्सिमम इतना ही लोड वो कैरी कर सकता है। तो आप उसमें क्या होगा कि जब आप उसको उसके ऊपर 15 किलोग्राम रखोगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आप 20 की तरफ बढ़ने लगोगे, थोड़ा आपको दिखाई देगा कि उसके ऊपर अब लोड है वो ज़्यादा हो रहा है, और जब 20 से आप आगे जाओगे, उसकी लिमिट थी 20, यानी कि अल्टीमेट वो 20 किलोग्राम लोड ही सहन कर सकता था। अब आप उससे भी बियॉन्ड जाते हो, यानी कि 25 और 22, जैसे ही आप उस पर लोड रखते हो तो क्या होगा कि वो पर्सन है वो नीचे बैठ जाएगा और वो जो लोड है उसको साइड में रख देगा। सो द स्पेसिमेन आर increasingly disrupted and eventually fractured into a large number of separated pieces, यानी कि जो उसका अल्टीमेट लोड है वो अल्टीमेट लोड उस पर आएगा, और उससे भी ज़्यादा लोड जो उस पर आएगा, तो जो स्पेसिमेन है वो स्पेसिमेन धीरे धीरे और डिस्टर्ब होता जाएगा और इवेंचुअली फ्रैक्चर्स इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट पीसीज। उसका जो वो जो स्पेसिमेन है उसका लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज में उसका वो सेपरेट हो जाएगा। सो दिस वन इज द पिक्चर रिलेटेड टू फ्रैक्चर्स एंड फेलियर्स। टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ, और उसके लिए वो स्ट्रेंथ है उसके लिए हम कई सारे टेस्ट करते हैं। सो टेस्टिंग करने का मेन पर्पज़ क्या होता है? उसका मेन पर्पज़ है टू कंफर्म दैट द कंक्रीट यूज एट साइट हैज़ डेवलप्ड डिज़ायर स्ट्रेंथ। उसका हम पहले टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब हम वो कंक्रीट है उसका जैसे हम साइट पे यूज़ करेंगे तो हमारी जो डिज़ायर स्ट्रेंथ है, हमने जो डिज़ायर किया है वो ऐसी स्ट्रेंथ वहाँ पे डेवलप करके देगी। टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी मटेरियल आप बाहर से ला रहे हो और उसका आप इनिशियल टेस्ट कर रहे हो, उसका बेसिकली आप टेस्ट कर रहे हो, तब आपको पता चलता है कि ये जो कई सारे मटेरियल है उनमें से एक या दो मटेरियल वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से आपका जो कंक्रीट बनेगा उसकी क्वालिटी भी कम आएगी। सबसे पहले ये टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि आपका जो कंक्रीट बनने वाला है इन फ्यूचर वो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और वो क्वालिटी को आप वहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो। और कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट गिव्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए भी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो उसकी नेसेसिटीज रहती है। बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज स्टडीड बाय बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट करने से आपको बॉन्ड और जो कंक्रीट और जो स्टील है उसके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और जो इफ़िशियंसी रहती है कंक्रीट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। और कई बार श्रिंकेज, कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट, टेम्परेचर चेंजेस और टेंसाइल स्ट्रेस आर डेवलप इन कंक्रीट, ये सभी होने की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस है वो डेवलप होता है। तो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी कंक्रीट का करना है, वो ज़रूरी रहता है। कई सारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है और उसके ऊपर कई सारे उसके टेस्टिज हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल, शियर, बॉन्ड, इम्पैक्ट एंड फैटिक, ये सभी है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ रहती है।
So compressive strength. So the compressive strength of concrete is defined as the strength of 28 days old specimen tested under monotonic अनएक्सियल कंप्रेसिव लोड। यानी कि ये जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 28 डेज का जो ओल्ड स्पेसिमेन है, वो आपने जो स्पेसिमेन कास्ट किया है उसको 28 डेज तक क्यूरिंग करने के बाद, उसमें लोड अप्लाई करने के बाद, जो कंप्रेसिव लोड अप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेस्टिंग ऑफ सिलिंड्रिकल सैंपल विथ 15 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 30 सेंटीमीटर हाइट इज स्टैंडर्ड। यानी कि सिलिंड्रिकल सैंपल आपको कई बार लेना रहता है इन फ्लेक्सुरल और टेंसाइल स्ट्रेंथ में। तो सिलेंडर है उसका एरिया रहता है 15 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट रहती है। और जब आप क्यूब कास्टिंग कर रहे हो फॉर द कंप्रेशन टेस्ट, देर आर the specimen required 15 centimeter by 15 centimeter by 15 centimeter area are also being used। और mm में आपको कन्वर्ट करना है तो आप बोल सकते हो 150 mm by 150 mm by 150 mm। Normally the compressive strength of concrete is determined by testing, and the tensile strength and modulus of elasticity are expressed in terms of the compressive strength। So this one is the picture regarding compressive strength। So cylindrical specimen और क्यूब स्पेसिमेन, सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो 0.85 माइनस 0.80 इंटू FC, वो जो क्यूब की कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो जनरली हाइट डायमीटर रेशियो जो रहता है, हाइट डायमीटर रेशियो पे वो जो स्ट्रेंथ है वो निर्भर रहती है। सो यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है उसमें आप सिंपली देख सकते हो कि जैसे ही हाइट डायमीटर रेशियो है वो कम रहता है तो आपकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो ज़्यादा रहती है। और जैसे ही आप देख रहे हो कि जैसे ही आप हाइट डायमीटर रेशियो है वो बढ़ाने लगते हो तो उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ है वो भी कम होने लगती है। जैसे कि लास्ट में देख रहे हो कि हाइट डायमीटर रेशियो 4 है तो वहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 0.8 से 1 के बीच में आ गई। ऐसे ही आप देख रहे हो कि हाइट डायमीटर रेशियो 0.5 है तो वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है 1.8 जितनी। सो हाइट डायमीटर रेशियो जितना भी कम होगा उतनी आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी। अब देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। सो देयर आर 3 फेलियर मोड्स ऑफ सिलेंडर्स। सिलेंडर्स में कई बार 3 टाइप्स ऑफ फेलियर रहते हैं। अंडर एक्सियल कंप्रेशन कंक्रीट फेल्स इन शियर। सो द सेपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन इनटू कॉलमनर पीसेस बाय व्हाट इज नोन एज स्प्लिटिंग और कॉलमनर फ्रैक्चर। सेकंड फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। और कई बार कॉम्बिनेशन भी होता है, शियर फेलियर और स्प्लिटिंग फेलियर। जो एक्सियल टाइप कंप्रेशन कंक्रीट फेल होता है इन शियर में तो उसको हम बोलते हैं फेल्स इन शियर। कई बार स्पेसिमेन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन इनटू कॉलमनर पीसीस, कॉलमनर टाइप कॉलम टाइप वो स्पीसीज है वो सेपरेट होने लगते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कॉलमनर फ्रैक्चर और स्प्लिटिंग फ्रैक्चर। और कई बार सेम होता है शियर एंड स्प्लिटिंग दोनों। जो लास्ट वाली सी फिगर है उसमें आपको दिखाई देगा कि ऊपर का पोर्शन है उसमें कॉलमनर फेलियर हुआ है और नीचे का जो पोर्शन है उसमें शियर फेलियर हुआ है। सो ये थे सिलेंडर फेलियर इन कंक्रीट। Then tensile strength of concrete. So the tensile strength of concrete is much lower than the compressive strength. compressive strength है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो
काफ़ी कम रहती है, लोअर रहती है, लार्जली बिकॉज ऑफ द इजी विच क्रैक्स कैन प्रोपोगेट अंडर टेंसाइल लोड। क्योंकि यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसमें जैसे ही आप लोड है वो बढ़ाने लगोगे, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप जब टेस्ट कर रहे हो तब वहाँ पे क्रैक्स है वो ज़्यादा प्रोपोगेट हो गए इन अंडर टेंसाइल लोड। सो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड इन 3 वेज। डायरेक्ट टेंशन, सबसे पहला है डायरेक्ट टेंशन, डायरेक्टली आप उसको टेंस करा रहे हो। देन स्प्लिटिंग, आपका जो मोल्ड है उसको स्प्लिट करा के अब उसमें टेंशन लगा के जो स्ट्रेंथ चेक करते हो। एंड देन लास्ट वन इज फ्लेक्सरल टेंशन। सो 3 टाइप्स के जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और वो है वो 3 वे से आप मेजर कर सकते हो, डायरेक्ट, स्प्लिटिंग एंड फ्लेक्सरल। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, so it is difficult to test concrete in direct tension because of the problem of gripping the specimen satisfactory। जो अब डायरेक्टली कोई भी कंक्रीट के स्पेसिमेन को आप टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो तो वहाँ पे जनरली कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एक तो जो स्पेसिमेन है उसकी प्रॉपरली ग्रिप नहीं रहती है सेटिस्फैक्ट्री, आप उसको प्रॉपरली ग्रिप नहीं करा सकते हो in apparatus, and because there must be no eccentricity of the applied load, so therefore direct tensile test is not standardized and rarely used। so ये जो डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है और वो रेयरली यूज होता है। सो जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आप मॉड्यूलस ऑफ रप्चर टेस्ट एंड स्प्लिटिंग टेस्ट आर कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो दिस वन इज़ द डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। सो ये प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं है, आप वैसे ही उसको कर सकते हो लेकिन उससे आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। द मोस्ट डायरेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ, सो उसके वजह से आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है और ये प्रैक्टिकल टेस्ट में ये यूज़ नहीं होता है डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है 15 बाई 13 सेंटीमीटर का स्पेसिमेन है। सो सबसे पहले सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट में जो स्पेसिमेन रहता है उसके ऊपर एक प्लाईवुड का पैड रखना रहता है। प्लाईवुड का यहाँ पे जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जो जहाँ दो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे रखा है प्लाईवुड का पैड है, जो वहाँ से फोर्स है वो अप्लाई होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, सेकंड वाला है जो आपने स्पेसिमेन रखा है उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड आफ्टर द टेस्टिंग, जब वो अल्टीमेट लोड आने की वजह से जब वो फेल होता है उसके बाद जो सिलेंडर रहता है वो सिलेंडर आफ्टर टेस्टिंग, और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए 2P डिवाइड बाई पाई LD। जहाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद का है, और जो प्रिपरेशन जब आप करते हो कोई भी स्पेसिमेन की से पहला वाला है, दूसरा वाला। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर टेस्ट, 4 पॉइंट बेंडिंग उसमें 2 पॉइंट लोडिंग, 2 पॉइंट लोडिंग वहाँ होती है, और 3 पॉइंट बेंडिंग में 3rd पॉइंट लोडिंग, वहाँ पे 3rd पॉइंट है उस पर लोड होता है। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4 पॉइंट बेंडिंग है उसमें 2 जगह से लोड दिया गया है, और जो 3 पॉइंट बेंडिंग है उसमें 3rd पॉइंट यानी कि एक ही जगह बीच में से वहाँ पे लोड दिया गया है। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ 6M डिवाइड बाई B इंटू H स्क्वायर। Now the relationship between compressive and tensile strength of concrete.
So the tensile strength of concrete is proportional to the square root of compressive strength. So उसमें क्या रहता है, अंडर रूट एफ सी यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, then proportionality constant depend on many factors such as a concrete strength and test method used to determine tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए आप कौन सी मेथड यूज़ करते हो, उसके ऊपर से आप उसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, यानी कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, एक में 0.35 है, एक में 0.50 है और एक में 0.64 है, तो ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आप कैसी मेथड का यूज़ करके और कैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, कैसे आप टेस्ट कर रहे हो फॉर डिटरमाइनिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके ऊपर निर्भर रहता है कि आप कौन प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है वो कौन सा रख रहे हो। सो फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज्ड एज ए रूल ऑफ थम। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए एफ सी टी इज इक्वल्स टू 0.35 अंडर रूट एफ सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए एफ सी टी एस 0.50 अंडर रूट एफ सी, और ये सभी एफ सी है वो मेगा पास्कल में है। देन फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ एफ सी टी इज इक्वल्स टू 0.64 अंडर रूट एफ सी। सो ये सभी थे रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देन कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो शियर स्ट्रेंथ। सो द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20% इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 20% है वो शियर स्ट्रेंथ है रहती है कंक्रीट की। बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज कॉल्ड एज ए बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यानी कि जो आप कोई भी रेनफोर्स कोई भी कंक्रीट जहाँ पे आप डाल रहे हो, तो वहाँ पे जो स्टील रहता है, सो वहाँ पे जो भी स्टील रहता है, जो भी रेनफोर्समेंट रहता है, सो उसको हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट, और उसमें हम कंक्रीट डालते हैं। तो ये जो रेनफोर्समेंट है हमका, जो रेनफोर्समेंट और जो कंक्रीट है उसके बीच में कैसा बॉन्ड रहता है, वो कैसे बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप प्राइमरीली ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एडहेशन बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट। कितना कंक्रीट में फ्रिक्शन है और कितना एडहेशन है उसके बीच में आप वो दोनों के ऊपर से आप फाइंड कर सकते हो कि प्रिलिमिनरी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप होती है कंक्रीट में, सो ये उसका फ्रिक्शन एंड एडहेशन between that two particles, between the two ingredients of that slab or of that object of concrete, steel reinforcement and second one is concrete. In general, bond strength is approximately proportional to compressive strength of concrete up to about 20 megapascal. Generally bond strength है approximately proportional to compressive strength of concrete up to 20 megapascal जितनी रहती है bond strength। सो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, जो पहले वाली है उस पर जो शियर क्रैक आपको दिखाई देगी। जैसे ही उस पर लोड अप्लाई होगा, लोड अप्लाई हो रहा है, वैसे ही लोड जैसे ही अप्लाई होगा वैसे वो क्रैक है वो अल्टीमेट पॉइंट पे जब पहुँचती है उससे पहले थोड़ा सा लाइक आपका कोई भी एलिमेंट्स है उसकी 100% जो अल्टीमेट वैल्यू है उससे उसके 60 या 70% लोड है उससे वो आप अप्लाई करोगे तब ये माइनर क्रैक है वो वहाँ पे दिखाई देगी, तो उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ। और ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग इंटरफेस। Then impact strength of concrete
is of importance in driving concrete piles in foundation for machines exerting impulsive loading, and also when accidental impact is possible, like when handling precast concrete member. कोई भी precast concrete member का member को आप उसको handling कर रहे हो, तो जनरली कई बार उस पर इम्पैक्ट लोड रहता है, उस पर इम्पैक्ट लोड आता है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ. सो देर इज़ नो यूनिक रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ another strength of concrete. So however, some researchers have found that impact is related to the compressive strength, and it has been suggested that the impact strength varies from 0.50 to 0.75 of the compressive cube strength. Compressive cube strength से 0.50 to 0.75 जितनी रहती है impact strength to the compressive cube test. Fatigue strength, the strength of concrete against cyclic or repeated loading is called its fatigue strength. कोई भी कंक्रीट के ऊपर साइक्लिक और रिपीटेड लोडिंग हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है कंक्रीट की, उसको हम बोलते हैं जनरली फैटिग स्ट्रेंथ. सो इन नेक्स्ट लेक्चर, in next session, we have start with the factor affecting strength of concrete. So now these are the list of references, concrete technology by MS Sethi, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन. ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एग्जामिनेशन. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.